अरे, ये क्या आंचल, तुम और बिना दुपट्टे के। चल, क्या मतलब पापा? मतलब ये कि तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है। ओ बाबा, इसे कुर्ती और लेगिंग कहते हैं, इसके साथ दुपट्टा नहीं लिया जाता। आजकल यही फैशन है। यह कैसा बेहुदा फैशन है। मैं उन बाप में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी को यूं ही खुली छूट दे दूं। आजकल की पीढ़ी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अपनी मर्यादा भूल जाओ। कुछ दिन बाद तेरे घर में शादी है, तेरी भाभी यहाँ आएगी, तो तुझे देखकर वह भी ऐसे ही कपड़े पहनने की जिद करेगी। अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा बाप तो है। और अपने संस्कारों को संजो कर रखना अच्छे से जानता हूँ। अपने रीति रिवाज और संस्कार मुझे सबसे प्रिय है। रामदीन बहुत ही पुराने विचारों वाला व्यक्ति था। कई साल पहले उसकी पत्नी की मौत कैंसर के कारण हो गई थी। तब से उसने अपने घर को अपने हिसाब से चलाया। वो चंबा नाम के एक छोटे से गांव में रहता था, इसलिए उसकी सोच भी अभी पुरानी थी। उसका एक बेटा राजीव और बेटी आंचल थी। राजीव गांव में ही एक फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी करता था। रामदीन ने उसकी शादी दूर के गांव में रहने वाले अपने दोस्त की बेटी कविता के साथ उनके बचपन में ही तय कर दी थी। कविता के माता पिता बड़े ही गरीब थे, इसलिए उसे पढ़ा लिखा नहीं पाई। पहले तो राजीव को इस बात पर एतराज हुआ, लेकिन अपने बाबा की बात काटने का साहस उसमें नहीं था। चंबा गांव की एक प्रथा थी कि गौना या शादी से पहले कोई भी लड़की का चेहरा नहीं देखेगा और न ही लड़का उसे अपना चेहरा दिखाएगा। ऐसे ही समय बीता और बौने वाला दिन आ गया। राजीव कविता का बौना करने आया तो कविता भागती हुई खिड़की पर जाती है और अरे, ये क्या कर रही है पगली? माँ, तेरा दूल्हा आया है, मुझे दूल्हे को देखना है। तो पागल हो गई है क्या? सुहागरात से पहले ना तो लड़की का चेहरा देखते हैं और ना ही दिखाते हैं। अब चुपचाप से बड़ा सा घूंघट निकाल कर अंदर जाकर बैठ जा। अरे हाँ, ससुराल में भी हर वक्त घूंघट में रहना, समझी? कविता ने अपनी माँ की बात मानी और घूंघट निकालकर अंदर बैठ गई। फिर पति और पत्नी एक दूसरे को देखे बिना ही गौना हो गया। विदाई के वक्त कविता की माँ बोली, बेटी, अपने ससुराल में जाकर सबसे प्यार से रहना, किसी से जुबान मत लड़ाना, और यह घूंघट परिवार की लाज है, इसकी मर्यादा का ख्याल रखना। लंबा सा चेहरा पहने राजू अपने घूंघट वाली बहू के साथ बस में बैठकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राजीव ने कविता से कहा, कविता, अब तो घूंघट हटा लो। वैसे भी हमें कौन नहीं जानता यहाँ पर। जी ना। माँ ने कहा है घूंघट सुहागरात वाले दिन ही हटाना। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद राजीव का पेट खराब हुआ तो उसने कविता से कहा, कविता, अगले बस स्टॉप पर हमें उतरना होगा। वो क्या है ना, मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। लेकिन थकान में घूंघट के अंदर कब कविता की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने राजीव की बात नहीं सुनी। राजीव को भी पता नहीं चला कि कविता सोई हुई है। अगला स्टॉप जैसे ही आया, उसके पेट की गुड़गुड़ाहट बढ़ गई और वो तेजी से बस से उतर गया। वो भागते हुए सामने दिख रहे खेत में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया, तब तक बस जा चुकी थी। रात का समय हो चुका था। उधर कविता अभी भी बस में सो रही थी। लगभग पूरी बस खाली हो चुकी थी। तभी कंडक्टर, अरे ओ घूंघट वाली, ओ जल्दी से उतरो, बस का आखिरी स्टॉप आ गया है, चलो उतरो अब। अरे वो कहाँ गए? मैं कहाँ जाऊं? मेरे वो कहाँ चले गए? मुझे तो ये भी नहीं पता हमको कौन सा गांव जाना है। कमाल है ये भी। नहीं पता कि कहाँ जाएगी। यहाँ खड़ी एक औरत को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ घर ले आई। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हें पता ही नहीं चला? तुम्हारा पति कब बस से उतर गया? मेरी आंख लग गई थी, आज ही मेरा गौना हुआ है। अच्छा, तो यह बात है। मुझे लगता है तुम्हारा पति जानबूझकर तुम्हें छोड़कर चला गया है। तो फिक्र मत कर, और कल सुबह होते ही तू मेरे साथ थाने चलना, हम वहीं उसकी रिपोर्ट करवाएंगे। अगली सुबह कमला उसे लेकर पुलिस थाने गई। दरोगा साहब, इसका पति
इसे छोड़कर भाग गया है, इसलिए इसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि सही जगह पहुँच सके। हम तो बताए क्या नाम है तुम्हारे पति का, और पति क्या है उसका नाम? माँ ने अपने पति का नाम लेने से मना किया है। उनका कहना है कि इससे पति की उम्र घटती है, और पता तो मुझे नहीं पता। अरे बिना नाम के हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? चलो अब जल्दी से बताओ। मेरे उसका नाम है राजीव, और ससुराल के गांव का नाम मुझे पता नहीं। ए लड़की, हमें गुमराह मत कर, नहीं तो अंदर कर दूंगा। समझी? मुझे नहीं पता माँ बाबू तो उसे बस कब्बू का ससुराल कहकर पुकारते थे। कौन कब्बू? हमारा नाम, हमको सब प्यार से कब्बू कहकर बुलाते थे। अच्छा, तुम्हारा पति वो दिखता कैसा है? हमको क्या पता, हम तो उनको कभी देखे ही नहीं। अरे हे भगवान, यह किससे पाला पड़ गया है? अच्छा, तुम्हारे गांव का नाम क्या है वो तो हमको बताओ। नहीं पता, माँ बाबा उसे हमारा गांव कहते थे। आज, अरे यहाँ इसे नाम से तुम्हारा पति नहीं मिलने वाला। उदास मन से वो कमला के साथ वापस लौट आई, लेकिन अब कमला ने भी उसे वहां से जाने को कहा। उधर राजीव ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर राजीव अपने बाबा से बोला, बाबा आप कहाँ थे? उसे मैं कहता हूँ अखबार में इश्तेहार दे दो, फोटो हो तो इश्तेहार दो ना, और फोटो तो घूंघट लगता है। अब उसके मायके की खबर भिजवाने की पड़ेगी। ना ना, यह गलती मत करना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। राजीव चुप चुप हो गया। जब तक हमरे वो नहीं मिल जाते, काकी आप हमें अपनी दुकान पर ही रख लो। हमको मठरी, नमकीन, मिठाइयाँ ये सब बनाना आते हैं। आपकी जो बिक्री होगी आप उसमें से हमको थोड़े पैसे दे देना। अच्छा ठीक है। अब वो कमला के घर साथ उसके घर में रहने लगी और दुकान पर काम करने लगी। एक रोज उसकी दुकान पर कुछ लोग पर्चा चिपका कर चले गए, जिसे देख कविता ने कमला से कहा, यह कागज इन्होंने हमारी दुकान पर क्यों चिपका दिया? काकी, अरे यह अपने काम का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार मतलब यह पर्चा चिपका कर इसमें यह अपनी दुकान का प्रचार कर रहे हैं। इस पर्चे पर इनकी दुकान का नाम और फोन नंबर लिखा है, जिससे लोग इसकी दुकान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अब कविता के दिमाग की बत्ती जली और उसने अपनी दुल्हन वाले जो जोड़े में घूंघट डाले, अपनी फोटो खिंचवाई और साथ में अपना नाम और कमला काकी की दुकान का पता और फोन नंबर छपवा दिया। फिर वह सभी बैनर बसों पर लगवा दिए। फिर एक रोज राजीव काम से लौट रहा था तो उसकी नजर उस बैनर पर गई। उसने झट से उस नंबर पर फोन किया और कविता की बात की। वह अपने पिता के साथ कमला की दुकान पर पहुंचा। जी जी कहिए साहब, क्या चाहिए? अपनी बीवी कविता, मैं राजी हूँ। कविता, तुम्हारा पति रामदीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, अब यह सब मेरी ही गलती है। आज मेरे पुराने विचारों की वजह से मेरी बहू को कितना कुछ सहना पड़ा। मैंने ही तुम्हारी माँ से कहा था कि बहू हमेशा घूंघट में ही रहेगी, लेकिन अब बस, अब मेरी बहू जो कि मेरी बेटी समान बनकर रहेगी, वह अब और नहीं सहेगी। यह कहकर ससुर ने बहू का घूंघट उठा दिया। इन्हीं सब पुरानी परंपराओं के कारण आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अब आज के बाद में तुम्हें घूंघट में नहीं रहने दूंगा और तुम्हें पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाऊंगा। यह सुनकर कविता बहुत खुश हुई। रामदीन ने भी अब पुराने विचारों को छोड़ दिया और उसने अपनी बहू को बिना घूंघट रहने की इजाजत दे दी। साथ ही शिक्षित होना कितना जरूरी है यह भी उसे समझ आ गया।